हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग ऐप पे। सो पॉलिटी का पार्ट 3 है ये। पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज हम कवर कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक हम कवर करेंगे। ये लास्ट वीडियो है पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री हमने ऑलरेडी आपको अपलोड करके दे दिया है 3 पार्ट्स में। जीआईएस का टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, यूपी पीसीएस प्री के, ठीक है। तो वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र है। बिल्कुल सही बात है, हम इंडिया में प्रेसिडेंट को पुनः निर्वाचित कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है, और उपराष्ट्रपति बात में लोकसभा के स्पीकर को बताते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये बात भी करेक्ट है। भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। वो भारत का नागरिक हो, जन्म से जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 101 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। असत्य कौन सा था? तो असत्य था डी वाला। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है कि सॉरी थोड़ा एक मिनट चाहिए। कथन है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि की सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। हाँ, तो आपको पता है कि जब भी संविधान को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है तो मिनिमम 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है, तो इन्हें हम संविधान पीठ के रूप में ही अभिहित करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन भी सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो देखने में। हाँ, नीति आयोग के बारे में लिखा है, ये नीति आयोग है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है, गलत। यह एक सांविधिक संस्था है, ये भी गलत है। यह क्या एक थिंक टैंक है, ठीक है। जब भी आप नीति आयोग के बारे में पढ़ते हो तो पढ़ते हो ये एक थिंक टैंक है, ठीक है। जो बेसिकली आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट बोल सकते हो उसको, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट बोल सकते हो। और साथ ही साथ आप इसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट से भी नहीं बना है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट है 104, सत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं आपने पढ़ा है वित्त आयोग के अध्यक्ष अलग होते हैं, ठीक है। जबकि आपको 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपने पढ़ा है एनके सिंह के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है, ये भी गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या 5 नहीं 4 होती है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये बात बिल्कुल सही है। एक फाइनेंस कमीशन और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य था, तो यही सी कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे हैं, सॉरी 105 कह रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को कब वापस लिया जा सकता है? संसद की साधारण बहुमत द्वारा, संसद की विशेष बहुमत द्वारा, ये ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो, आपातकाल लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन वापस लेने के लिए हम सिंपल मेजोरिटी से काम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके देता है। बिल्कुल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित नहीं करेगा। हाईकोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा वो हमेशा रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देता है, प्रेसिडेंट को संबोधित करके देता है, ठीक है।
8वें विधि आयोग ने प्रत्येक उच्च न्यायालय को 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। ये बात बिल्कुल सही है। जो 8वां विधि आयोग बना था लॉ कमीशन, ठीक है ना, उसने ये सिफारिश की थी कि हर एक हाई कोर्ट में जो 1/3 न्यायाधीश है वो दूसरे स्टेट से हो, ताकि पक्षपात की बातें ना रह जाए। ठीक है, तो असत्य कथन चुनना था, तो पहला कथन असत्य था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 106 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड है 107, जस्टिस के एम पुट्टास्वामी केस से रिलेटेड है। जस्टिस के एम पुट्टा सॉरी के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद है। मतलब क्या हुआ था बेसिकली इसमें, इसका रिजल्ट क्या आया? तो ये रिजल्ट था आधार की जो मेटा डेटा है उसको हम 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं कर सकते। ठीक है, जो आधार की मेटा डेटा है उसको हम 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट शब्द का उल्लेख मिलता है। तो बजट शब्द नहीं लिखा गया हमारे संविधान में। 112 में फाइनेंस की बात होती है, बजट की बात है, लेकिन शब्द बजट में यूज है। एनुअल एनुअल फाइनेंशियल कमीशन स्टेटमेंट लिखा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बजट वर्ड नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यदि भारतीय संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार बजट पास नहीं हुआ तो वो फिर दोबारा पास नहीं होगा, वो लैप्स मतलब अगर नहीं पास हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास पर्याप्त मेंबर नहीं है, मतलब उनकी पार्टी को खतरा हो सकता है। ठीक है ना, वो पर्याप्त मेंबर्स नहीं होंगे उनके फेवर में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो डी हो जाएगा इसका 108 का। 109 पे चलते हैं। 109 में क्या है, असत्य कथन का चुनाव करना है आपको। लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, सही बात है बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, बिल्कुल, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही शपथ लेते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है, ये बात भी सही है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव चल रहा हो तो वो स्वयं कोई मतदान नहीं करेगा, ये बात गलत है। वो स्वयं मतदान करेगा, लेकिन जब जो कास्टिंग वोट है उसका, वो उस समय नहीं वो कर सकता। ठीक है, अगर कोई भी चीज पे इक्वालिटी बराबर हो जाएगा तो उसको अपना कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1010। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 में की जाती है। महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 में, 148 में कैग है। ठीक है, उसे इसी पद से हटाया रीति से हटाया जा सकता है जिस आधारों पर उच्चतम न्यायालय का के न्यायाधीश को। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, उसे इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं हटाया जाता है। ये कैग के लिए, दोनों वर्ड जो है ये कैग के लिए दिया गया है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नाइदर वन नॉट टू करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कोई भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 111। स्टेटमेंट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत संघात्मक प्रणाली के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो जैसे फेडरल कंट्रीज होती है एकदम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देती है, वैसा नहीं है, उसके अगेंस्ट है इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है। संघीय प्रणाली में, ठीक है, उच्च सदन प्राय समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका रीजन भी सही है, इसीलिए इंडिया इसके ऑपोजिट है। क्योंकि संघीय प्रणाली जो फेडरल कंट्रीज होती है उसमें क्या होता है कि जो राज्यसभा होता है उसमें अ, सारे स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और इसका रीजन भी यही है कि हमारे यहाँ इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन और कथन दोनों ही सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। 1982 में पहली बार लोक अदालत बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था ये भी याद रखिएगा, गुजरात में। तो प्रथम लोक सॉरी अदालत गुजरात में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
काफी अच्छा टेस्ट सीरीज है ये, इसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कवर किया है काफी अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? ठीक है, तो सारे जितने भी रिलेटेड है उनको याद रखिएगा। नीरजा चौधरी वाद जो है वो बंधुआ मजदूरी से, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो उन्नी कृष्णन का जो है वो रिलेटेड है एजुकेशन से, चाइल्ड एजुकेशन। इसी के बाद बेसिकली 6 से 14 वर्ष के लिए कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस आपको पता है डीपीएसपी से रिलेटेड है, और मेनका गांधी का जो केस है वो बेसिकली आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा, नीरजा चौधरी जो है वो रिलेटेड है बंधुआ मजदूरी से। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद 114 पे देखते हैं। निम्न समितियों में से निम्न समितियों या आयोगों को उनके बनने के कार्यक्रम में लगाना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पीछे देखा होगा पार्ट 1 में आई थिंक मैंने कराया था, तो उसमें ईयर्स पे दिया था, तो आप वहां से भी करेक्ट कर सकते थे, लेकिन बेस्ट चाहिए होगा आप उसको याद कर लो। कुंची आयोग 2007 में बना था, राजमन्नार कमेटी 1967 की है, सरकारिया आयोग 1983 की है, ठीक है, और भगवान सहाय कमेटी जो वो 1970 की है। जब इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले राजमन्नार, हाँ राजमन्नार, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले 2 फिर 3, 2 3 1 4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 114 का बी, 2413, सॉरी 2413। जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार इरेज कर लेंगे। हाँ 2 फिर 4, ये 67 है, ये 70 है, फिर 1, ठीक है, जो 2024, फिर 3, सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा सरकारिया कमेटी 83 में, और ये हो जाएगा 2007 में, ठीक है। तो 2431 होगा। देखो पुंची कमेटी रिलेटेड है सेंट्रल स्टेट से, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो सरकारिया भी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जो भगवान सहाय कमेटी है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। भगवान सहाय कमेटी जो है वो बेसिकली रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का पद किसी भी सदन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोक पार्लियामेंट की बात हो रही है। एच डी देवगौड़ा जो थे वो पार्लियामेंट से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली के सदस्य थे, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, एच डी देवगौड़ा जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पे को परिहार का क्या अर्थ? परिहार का मतलब बेसिकली होता क्या है ये बताना है आपको। दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, ये होता है परिहार का मतलब, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 117। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है, ठीक है। तो संविधान की कठोरता जो है वो यूनिटरी लक्षण नहीं है भारतीय संविधान की, ठीक है। बाकी की जो देखी जाए, ठीक है, एकल संविधान एकात्मक यूनिटरी एक तरह से लक्षण देखा जाए तो एकल संविधान है, एकल नागरिकता भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए तो संविधान की कठोरता नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन 118 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने आम चुनाव में मतदाता की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो वीएम तारकुंडे कमेटी ने मतदाताओं की एज 18 वर्ष करने की सिफारिश करी थी, याद रखिएगा कमेटी का नाम वीएम तारकुंडे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और लेखा परीक्षक आयुक्त श्री नरहरि राव थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन केसी नियोगी जो थे वो प्रथम चुनाव आयुक्त नहीं थे, ठीक है, वो फाइनेंस कमिश्नर थे।
फाइनेंस कमिश्नर थे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स आप यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। फर्स्ट फीमेल, मैंने आपको यूपीएससी की फर्स्ट फीमेल हेड के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा 3 और फैक्ट आपको याद हो गए। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम केसी नियोगी जो थे प्रथम फाइनेंस कमिश्नर थे, और नियंत्रक प्रथम कैट के हेड जो थे वो श्री नरहरि राव थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा सही था, तो असत्य में केवल 1 हो जाएगा। सारे फैक्ट्स आप जरूर याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स यूपी बेसिस में काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में विधान परिषद है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो टोटल 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, कर्नाटका और एमपी, सॉरी कर्नाटका और महाराष्ट्र, एमपी नहीं, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना और आंध्रा। आंध्रा ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, और वेस्ट बंगाल ने बनाने के लिए प्रस्ताव डाला था, लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ आपको 6 ही याद रखना है कि 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121, भारत के नागरिक जो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों से न्यायाधीश है, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजेस की नियुक्ति देखी है, तो उसकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में वो जज हो। तो ये तो मैच करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जबकि जो हाई कोर्ट्स के होते हैं वो 62 ईयर के हो जाते हैं। न्यायाधीश जांच समिति अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है 121 का, वो गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही होगा, कहीं पे भी लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के बारे में आपने वैसे भी पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पे भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाँ, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताइए। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल 76। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका कर्तव्य ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है जो राष्ट्रपति द्वारा उनसे निर्देशित किए जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। तो देखिए, आपको एक और फैक्ट याद हो गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक फैक्ट और याद हो गया कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। प्रथम आपको मैंने फाइनेंस कमिश्नर बताया केसी नियोगी के बारे में, प्रथम मैंने आपको इलेक्शन कमिश्नर बताया सुकुमार सेन के बारे में, मैंने आपको प्रथम आपको एक नरहरि राव के अपने बारे में पढ़ लिया, प्रथम कैट के हेड थे। ठीक है, और प्रथम आपको महान्यायवादी भी मिल गए MC सीतलवाड़। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, काफी अच्छे से पेपर को कवर किया गया है फैक्ट्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। आर्टिकल 123 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 123 है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है। तो राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना नहीं, कृषक वर्ग को राजनीति के लिए जागरूक बनाना बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 124 देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बताना है आपको, सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। संसद द्वारा आपातकाल के दौरान राष्ट्र विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं, करेक्ट। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल।
अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त 6 मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए संसद द्वारा आपातकाल लागू होने के 7 दिन के अंदर आदेश पारित करना होता है। तो स्टेटमेंट सही है, बस एक वर्ड जो दिया है ना वही गड़बड़ है, समाप्त नहीं हो जाते, सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब तक कि आपातकाल लागू हो। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पकड़ना है, पढ़ना भी है। ठीक है, एक वर्ड भी क्वेश्चन गलत कर सकता है। 125 देखते हैं। स्टेटमेंट है जनगणना संघ सूची का विषय है, सही बात है। उद्योग राज्य सूची का विषय है, ये भी करेक्ट है। निगम कर जो होता है ये भी संघ सूची का विषय है, करेक्ट है। डाकघर बचत बैंक ये राज्य सूची का नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो रिलेटेड है वो यूनियन से रिलेटेड है, यूनियन सब्जेक्ट से। पशुओं की प्रतिकूलता का निवारण कॉन्करेंटलेस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 और 5 करेक्ट है। 1 2 3 5 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 126 126 है, आर्टिकल रिलेटेड है और आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल सही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, 110 तो सही है, धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, इसके अलावा 266 में ये 265 में स्टेटमेंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, और 119 भी गलत दे दिया है। और ऐसे जब आप मैच करके देखोगे इसमें तो सही सुमेलित बताना है तो सिर्फ पहला ही सही सुमेलित है, बाकी सब डिफरेंट है। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो केवल 1 अगर यहाँ पे होता है तो हम इसको करेक्ट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ये डिस्प्यूटेड रहेगा। आर्टिकल 127 सॉरी क्वेश्चन 127 सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है, का प्रावधान कहाँ पर है? यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो पहले तो याद करो कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात यहाँ पे की गई थी, आर्टिकल 39A। ठीक है, हमारे डीपीएसपी में की गई थी। ठीक है, और डीपीएसपी जो है यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जिसको लागू कराने का दायित्व राज्य को है। ठीक है, और एक चीज और, इसमें एक चीज और गड़बड़ है, मैं आपको बताती हूँ। यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीपीएसपी तो ऐसा है नहीं कि नागरिकों को अलग प्राप्त है और विदेशियों को अलग प्राप्त है, तो ये कर दिया। ठीक है, यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही है जिसका लागू कराने का दायित्व राज्य को है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन आप इसका जब इंग्लिश वर्जन देखोगे ना तो इंग्लिश में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जिसको लागू कराना राज्य द्वारा अनिवार्य है, और अगर अनिवार्य दे दिया है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको पता है डीपीएसपी जो है वो राज्य पे डिपेंड करता है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग आप इसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दायित्व तो राज्य का ही होता है इसको लागू कराने का। ठीक है, यह एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग करोगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही गलत थे, सॉरी। ठीक है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग करोगे तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या करेक्ट लेते हैं वो लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आते हैं? भारत की संसद, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे ही राज्य को परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 129 देखते हैं। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है यदि भारत युद्ध में व्यस्त है और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। नागरिक समान रूप से बाहर भारत के बाहर 7 वर्षों तक से रह रहा होगी तो सही है। भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगी तभी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 3 और 4 सही होगा, पहला गलत है। क्या गलत है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और स्वेच्छा से किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस समय नहीं होगी जब भारत युद्ध कर रहा है। ठीक है, अगर भारत में वॉर चल रही है इंडिया में और कोई इंसान जाके किसी और देश की मेंबरशिप सिटीजनशिप लेता है तो वो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि भारत युद्ध में व्यस्त है। ठीक है, इसलिए तो 2 3 और 4 सही होगा। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको पता है कि हड़ताल का अधिकार जो आर्टिकल 19 में नहीं आता है, बस इसको एलिमिनेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा नहीं आता है? तो दूसरा नहीं आता है, ठीक है, बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन का चयन करना है। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कुल 8 कर्तव्यों को सुझाव दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में कुल 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। 42 संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 11वां जो आया है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, और यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य था जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, ठीक है ना। लेकिन ये 86 में आया था, पहले नहीं आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 किसके द्वारा कहा गया है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो के मुंशी जी ने कहा था कि उद्देशिका जो है वो हमारी हमारे समाज की, हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। 133 है कि 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा इजिप्ट, ठीक है। नया देश मेंबर बना है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। आर्टिकल 134 देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन 134 देख लीजिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं, निम्नलिखित भाषाओं को उनकी सूची में शामिल होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी 21 से, कोंकणी मणिपुरी और कोंकणी और जो मणिपुरी वाला है ये जोड़ा गया था आपका 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बोडो डोगरी और संथाली वाला जो है वो तुम्हारा जोड़ा गया था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपका 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है, 4 2 3 होगा। लेकिन असमिया और बंगाली को याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में जो ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे उसमें ये शामिल थी, तो सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा वो इन्हीं का होगा, ठीक है। तो 1 तो वैसे ही सबने दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 134 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 135, थोड़ा सा डल है इसकी लाइटिंग, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित किस उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है? मतलब पार्लियामेंट भी है, ठीक है, और स्टेट का रेटिफिकेशन भी है, आधे से ज्यादा स्टेट का। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का प्रशासन नहीं, ये तो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। केंद्र और राज्यों की मत विधायी सकती है, हाँ केंद्र और राज्य की बात आएगी तो बिल्कुल स्टेट का रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय होगा तो भी स्टेट का रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं। तो 2 और 3 सही है इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है कथन है कि 29 दिसंबर 2021 को जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति सितंबर 2021 में 6.9 से बढ़कर 2022 तक 10% हो सकती है। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत है, बस 6.9 से बढ़कर 8.1 हो सकती है, ठीक है। और भी ज्यादा खराब हुआ और भी ज्यादा सीवियर हुआ तो 9.5 तक जा सकती है, लेकिन 10 तो बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक
बैंकों के पास दबाव की स्थिति में भी समग्र और व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त पूंजी है। तो ये गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 136 का। ठीक है, 137 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाती? तो स्थायित्व, ठीक है, ये संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है। संसदीय व्यवस्था में क्या क्या याद रखना है आपको? एक तो रूल ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, राजनीतिक एकरूपता होनी चाहिए, शक्तियों का सम्मिश्रण होना चाहिए, इसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये संसदीय व्यवस्था का गुण है। इसके अलावा ड्यूअल मेंबरशिप होना चाहिए, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा पीएम की लीडरशिप होनी चाहिए, ये भी संसदीय व्यवस्था की गुण है। इसके अलावा लोअर हाउस की मेजोरिटी, लोअर हाउस की लीडरशिप होनी चाहिए, बेसिकली जो लोअर हाउस है उसकी लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे संसदीय व्यवस्था की गुण है, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चंस घुमा घुमा के बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 138। भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्य के निम्नलिखित किन संबंधों की व्यवस्था की गई है? तो ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध के बारे में बात हुई है, 138 वाला जो क्वेश्चन है बी, ठीक है। इसके पहले लेजिस्लेटिव होगा, ठीक है, 245 से 255 तक, ठीक है, और इसके बाद 263 से 290 के आसपास जो होता है वो वित्तीय संबंध से रिलेटेड है, ठीक है। तो सारे याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले विधायी, फिर प्रशासनिक, फिर वित्तीय, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। 139 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस मैनेजिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया गया था? ठीक है, तो वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉरी विश्व वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर्स कमेटी के बारे में, इंडेक्स के बारे में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। 18 बड़े राज्यों के शासन के प्रदर्शन के अनुसार तेलंगाना को प्रथम, तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया। यही गलत है, प्रथम केरला है, तमिलनाडु सेकंड है और तेलंगाना थर्ड है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पुदुचेरी ने प्रथम और जम्मू कश्मीर में दूसरा स्थान प्राप्त किया, सही है। सही कथन चूज करना था, 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा, 140 का एक स्टेटमेंट एक करेक्ट है, ठीक है। इस वाले पेज के लिए माफी चाहेंगे, थोड़ा डल हो गया है पीडीएफ लेते समय। किस देश ने दुनिया का पहला एआई अभियोजक मतलब प्रोसिक्यूटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया है चाइना ने, याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वर्ष 2022 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का, ठीक है, 17वां संस्करण जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया गया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेलने पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड है, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स देशों के पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना जा सकते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की विश्लेषण करके यह रैंकिंग तैयार की जाती है। ये स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2022 में जापान और जर्मनी नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, सत्य कथन केवल एक है। जापान और सिंगापुर थे फर्स्ट पे, ठीक है, जर्मनी सेकेंड पे था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। निम्नलिखित में से गोल्डन ग्लोब अवार्ड के ड्रामा श्रेणी में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसको मिला? द पावर ऑफ डॉग को ड्रामा के लिए मिला है, जबकि कॉमेडी एंड लिरिक्स या फिर सॉन्ग के लिए आप कह सकते हो बेस्ट साइड स्टोरी को मिला है।
ये स्टेटमेंट, ये दोनों याद रखिएगा, करंट है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपाय उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूएनईपी की बात हो रही है बेसिकली। यह डेटा एकत्र करने और विश्लेषण अनुसंधान क्षेत्र परियोजनाओं, वकालत और शिक्षा में शामिल है। सही है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में यूएन की बात हो रही है। हाल ही में लाल चंदन को फिर से अपनी लाल सूची में लुप्त प्राय कैटेगरी में डाल दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, दोनों कथन सकते हैं। लाल चंदन जो है, रेड सैंडलवुड जो है, वो फिर से लुप्त प्राय कैटेगरी में उसको डाल दिया गया। उनकी तस्करी काफी बढ़ गई थी। 146 देखते हैं। ई गवर्नेंस 2021 के सर्वे सॉरी ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तेलंगाना में हुआ था यह आयोजन। डॉक्टर अलका मित्तल किस संस्था की पहली महिला निदेशिका है? तो ओएनजीसी की ये पहली महिला निदेशक बन चुकी है। करंट अफेयर की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। अमेरिका स्थित संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा दिसंबर 2021 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है? तो उन्होंने अनुमान लगाया कि 2031 तक, ठीक है, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सो इस पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र झा। ठीक है, याद रखिए। संजू वर्मा ने मोदी 2.0 के बारे में लिखा है। जयंत घोषाल ने ममता बनर्जी से रिलेटेड बुक लिखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर धीरेन्द्र झा है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये करंट की बुक है तो काफी इंपॉर्टेंट भी हो रही है। तो आज का और इस पॉलिटी सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्वेश्चन ध्येय का, ठीक है, वो आपका आएगा बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जो जो टेस्ट आई थिंक 27 फेब को होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक फेस रिकॉग्निशन डिजिटल प्रणाली की शुरुआत की है और इसका नाम है यूनिक। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की सीरीज पसंद आ रही होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।